आज हमारे साथ है मुंबई कांग्रेस यूपी भारतीय सेल के अध्यक्ष यशवंत सिंह। आज हमारे यशवंत सिंह से बात की। यशवंत सिंह ने खुलकर हमसे बात की भारत चाइना के मुद्दे पर, पाकिस्तान भारत के मुद्दे पर और लॉकडाउन में यशवंत सिंह ने आज राशन से लेकर माइग्रेंट को गांव भेजने तक बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने खुलकर बात की कोरोना को लेकर। यशवंत सिंह ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को फेल बताया। यशवंत सिंह ने कोरोना को लेकर आयुर्वेदिक इलाज भी बताया। बोले कि यह सब करने से गारंटेड कोरोना नहीं होगा। धारावी और मालवनी जैसे स्लम में कोरोना को कैसे कंट्रोल करें, यह भी बताया यशवंत सिंह ने। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले जो 15 जून की वारदात रही है गलवान घाटी में, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें से एक हमारे कर्नल रहे हैं और उनके साथ में 19 जवान। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम उत्तर भारतीय सेल की तरफ से मैं सबसे पहले उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और कुछ उनके बारे में मेरे कुछ सवाल हैं मेरे ज़हनात में, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपको पता है कि 15 जून की रात को एक वारदात हुई जिसमें कि 20 लोग शहीद हुए हैं। उन 20 लोगों के शहीद होने के बाद जो परिस्थितियां आज निर्माण हुई हैं भारत और चाइना के बीच में, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें 1962 में भी आप देखते हैं, उस समय भी इसी तरह की परिस्थितियां होती थी। और दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस समय सरकार, कोई भी सरकार हो, आज हमारी बीजेपी की सरकार है, कल उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमारे पास जो आज हमारी सेना है, जो सशस्त्र सेना है, वो इतनी पावरफुल है कि आज हम किसी भी मोर्चे पर डटकर हम सामना कर सकते हैं। आज 13 दिन हो चुके हैं। 15 जून से अगर आप शुरू करते हैं तो आज 13 दिन है और हिंदू रीति के हिसाब से आज 13वीं का दिन है। 1971 का मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बताना चाहता हूँ। 1971 का जिस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय हमारी पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी। उनके नेतृत्व में हमने 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा और उस समय उसमें से हमने बांग्लादेश को अलग किया। उस समय क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी जी ने, हमारे फील्ड मार्शल उस समय हुआ करते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम, हम लोग तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उनको सैम बहादुर के नाम से जानते हैं। वो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। उनसे उन्होंने पूछा था कि एक बात बताइए, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो उनका एक जवाब था कि मैडम, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने कहा, हमारी पीएम महोदया ने, कि मुझे 18 दिन के अंदर इस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना है। और 11वें दिन ये रिजल्ट लाके हमारी सेना ने 11वें दिन पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया। और उसके कारण आज आप देखिए, बांग्लादेश जो पार्ट था वो पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था और वेस्टर्न जो पार्ट था पाकिस्तान का, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती थी कि वहाँ से वेस्टर्न के लोग आते थे और ईस्टर्न पार्ट में वहाँ पर कत्लेआम किया जाता था। वहाँ पे माइनॉरिटी जो हिंदू थे उनके साथ में कत्लेआम होता था। और वो दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो बंगाल उन दोनों के बीच का एक पार्ट हुआ करता था। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी उसको अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सेना हमारी 1971 में भी बहुत पावरफुल थी और आज तो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं हमारे पीएम महोदय को, हमारे देश के जो इस समय पीएम साहब हैं, उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना क्लियर कट आप मैंडेट दीजिए कि गलवान घाटी में जो अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या चाइना के ट्रूप्स, चाइना के जो सैनिक हैं, क्या वो हमारे घाटी में आए हैं? अगर आए हैं तो आप देश को उससे अवगत कराइए। देश आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, लेकिन मेहरबानी करके आप झूठ का सहारा मत लीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। दूसरा मुद्दा आपका ये था कि मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ जिसका आपने अभी जिक्र किया कि लॉकडाउन के समय में
लॉकडाउन के समय में उत्तर भारतीय सेल ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने लेवल से मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में लगातार काम कर रही थी। उस समय चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो आपके लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाना हो, चाहे लोगों को उनके घर, जो प्रवासी मजदूर थे उनको उनके घर पहुंचाना हो, उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था करना, उनको अपने घर पे पहुंचाना, और यहाँ पर जो भी लोग हमारे अगल बगल में रहते हैं, मुंबई प्रदेश में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने मिलकर दिन रात मेहनत की और उनको खाना देने से लेके, दवाइयों से लेके, उनको उनके गांव तक पहुंचाने में उत्तर भारतीय सेल एवं कांग्रेस पार्टी पूरी तत्परता से काम करी है। और एकदम आज जो भी यहाँ से मजदूर गए, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जो भी मजदूर यहाँ से गए हैं, आज वो हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर मुझे फोन करते हैं और उनकी फैमिली और उनके लोग मुझे धन्यवाद देते हैं। तो मुझे अंदर से एक ऐसा फील होता है कि नहीं, हमने जो इतना मेहनत किया आज उसका हमको एक फल मिला है। तो अभी इस समय भी जो आज जिस समय हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, और आज 27 तारीख है, और आज के दिन मुझे लगता है कि इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे कोविड के हो चुके हैं और लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं तो 1 करोड़ के लगभग पहुंच रहे हैं केसेस में, और डेथ रेट भी जो है वो कंपैरेटिवली इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल पे। तो मेरा केवल सब लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस समय हम लोग पर्टिकुलर मुंबई की अगर बात करते हैं तो हम कम्युनिटी स्प्रेड के पोजीशंस पे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड मतलब आप अगर आप ज़्यादा बाहर निकलोगे, आप ज़्यादा एक्सपोज होगे, अगर आप केयर नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप संक्रमित होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और अगर आप घर में रह सकते हैं तो अभी भी घर में रहिए। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 15 जुलाई तक ये पीक पे होगा, और 15 जुलाई के बाद में जो ग्राफ है वो फ्लैटेंड होके नीचे आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि इस समय आप और भी प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। अब अनलॉक 1 स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबके सब लोग आप बाहर आ जाइए और लोगों से आप जैसे बिना किसी, जैसे हम लोग अब यहाँ पे बैठे हैं तो हमने अपना मास्क लगाया हुआ है, आपने अपना मास्क लगाया हुआ है, इस तरह से हम लोगों को सबसे एक दूसरे से मिलने की जरूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मलाड में जो सेकंड धारावी हो रहा है, तो इसके लिए आपकी सरकार इस टाइम केंद्र में है, तो वो आप क्या कर रही है इस वक्त? नहीं, सबसे पहले तो हमारी सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में है, केंद्र में तो हमारी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होने के कारण एक फरमान वहाँ से जारी होता है, और उस फरमान को वो ऐसा मानते हैं कि उस फरमान को, जो वहाँ से फरमान जारी होगा, उस फरमान को सब के सब स्टेट गवर्नमेंट को उसका पालन करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ डिसीजंस मैं मानता हूँ कि ठीक हैं, आपको सेफ्टी लेना चाहिए, लेकिन आप अगर पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें, अगर कंप्लीटली प्रोसेस को, तो आपको 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन होगा देश का। अगर आप मार्च की बात करते हैं, 22 मार्च की बात करते हैं, तो इस समय होता है 4 घंटे का समय मिलता है और आपको बोल दिया जाता है कि नहीं, अब पूरा का पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, आप बाहर की कंट्रीज से आप अगर कंपेयर करके और उस तरह से अगर पद्धति को आप लाके यहाँ पर इंडिया में अगर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो 100% आप फेल हो जाएंगे। और आज उस फेलियर का ही नतीजा है, जो एक डिसीजन लिया गया 4 घंटे वाला, वो डिसीजन लेके 4 बार आप लॉकडाउन करते हैं, और एक्सट्रीम केसेस आप देखिए यहाँ से लोगों ने किस तरह से पलायन किया। मुझे लगता है कि 15,000 जो आज आपके कोविड के कारण जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उससे ज़्यादा मृत्यु लोगों की कुपोषण के कारण, उनको खाना नहीं मिलने के कारण, रोड एक्सीडेंट्स में, ट्रेन एक्सीडेंट्स में, अगर आप सब कुछ को ऐड करते हैं तो इससे ज़्यादा मृत्यु आपकी वहाँ हुई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फरमान जारी किया, जो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, मुझे लगता है कि पूरी तरह से फेलियर पॉलिसी रही है। और आज उसका इम्पैक्ट, आज आपने लगभग 90 दिन के बाद में आपने कह दिया कि नहीं ठीक है, चलो आप अनलॉक 1 में आप चले जाइए। बट उस अनलॉक 1 में इस समय हमको लॉकडाउन की जरूरत थी, जिस समय आज हम कम्युनिटी, किसी भी देश का आप अगर कंडीशन देखिए तो जब वो कम्युनिटी स्प्रेड पे होता है केस, तो उस समय देश को लॉकडाउन के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाया जाता है।
हमारे यहाँ पे इस समय हम अनलॉकडाउन प्रोसेस में हैं, लेकिन चूंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इंडियंस की, पूरे मैं इंडियंस की बात करता हूँ, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हम आसानी से उसके साथ में फाइट कर सकते हैं कोविड के साथ में। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप इसको स्प्रेड करिए और आप लोगों को बताइए। मैं आपको छोटे छोटे 2-3 नुस्खे बताता हूँ, आप अगर वो करते हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ में बता सकता हूँ कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। उसमें छोटे छोटे नुस्खे हैं कि जैसे हमारे घर में हल्दी होती है, हमारे घर में सेंधा नमक होता है, हमारे घर में लवंग होती है, हमारे घर में काली मिर्च होती है। अगर इन सबको अगर आप प्रोपोर्शनेट में करें, जैसे आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आपको गर्म पानी, खूब गर्म करके आप पानी लीजिए, एक लवंग आप खाइए, और लवंग खाने के बाद में या फिर आप काली मिर्च खाने के बाद आप गर्म पानी को, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरह से आप उसको पानी को पीजिए। तो एक तो आपका इसके कारण आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। दूसरा, आपको कम से कम 2 बार सुबह में और शाम में, अगर आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं जो कि हम घर में नहीं रह सकते हैं, तो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि आप अगर बाहर जाते हैं, आप एक्सपोज होते हैं लोगों के बीच में, तो आपको 2 बार कम से कम आपको वेपर्स लेना चाहिए। जो गर्म पानी होता है उसका आपको भाप लेना चाहिए। उस गर्म पानी में भी आपको हल्दी और आपको नमक, सेंधा नमक, ये मिला के आपको उसका भाप लेना चाहिए। 2 से 3 बार आपको गार्गल करना चाहिए। गार्गल में आप वापस से हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और आप सेंधे नमक का उपयोग करके आप अच्छी तरह से आप गार्गल लीजिए। अगर इन 3 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपको कभी भी कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना जो है वो वायरस ही है, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आपके श्वसन तंत्र पे होता है, आपके बाकी के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, तो अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपके ऊपर वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस चीज़ों को भी आप, आयुर्वेदा, देखिए आयुर्वेदा पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा इस समय कारगर है, तो आयुर्वेदा कारगर है। चूंकि यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि जो एलोपैथी जो कंपनीज बैठी हैं वो आयुर्वेदा को आगे नहीं आने देंगे। तो जब आयुर्वेदा को आगे नहीं, कम से कम हम लोग घरेलू नुस्खे का अगर उपयोग करते हैं और अगर हम इससे बच जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मालाड में जो स्प्रेड हो रहा है उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है। मालाड और धारावी को अगर आप कंपेयर करते हैं और आप अगर झोपड़पट्टी की बात करती हैं, स्लम एरियाज की बात करते हैं, तो लगभग आपको रूपरेखा भी आपको उसी तरह से मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे मालोनी कॉलोनी का एक बेल्ट है, मालोनी कॉलोनी का बेल्ट अगर आप देखते हैं और अगर आप धारावी के बेल्ट को देखते हैं तो लगभग आपको जो रूपरेखा है आपको वैसे ही मिलेगा। छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पर भी धारावी में भी छोटे छोटे घर हैं, मालोनी में भी छोटे छोटे घर हैं, उसमें लोग 10-10, 12-12 लोगों का परिवार वहाँ रहता है, मेहनत करता है, श्रमिक हैं और अच्छे से मेहनत करके कमाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग जहाँ पर कि आपका घर ही 150 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का है, रहने वाले लोग 8 से 10 लोग हैं, वो कैसे, और अगल बगल में आपके सबके सब झोपड़े एक दूसरे से अटैच हैं, तो आप प्रैक्टिकल लेवल पर, आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक गलती करी वैसे आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल लेवल पे आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमको क्या करने की जरूरत है, मैक्सिमम हमको जांच करने की जरूरत है, लोगों के यहाँ पे पहुँचने की जरूरत है और उनको मेडिकल सुविधाएं, आप उनको क्वारंटाइन घर पे नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो आप क्वारंटाइन आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके घर ही छोटे हैं, रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अगर आप NSC ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, BKC कंपाउंड में हमने काफ़ी बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया और काफ़ी जगह पे अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पर्टिकुलर मुंबई महानगर पालिका देख रही है कि डिफरेंट लोकेशंस पे छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर हम बनाएं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है केस तो उस केसेस में हम वहीं पे क्वारंटाइन सेंटर में उनको रख के उनका हम इलाज कर सकें और उनको फिर निगेटिव होने के बाद में उनको हम घर पे भेज सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पर हमारे जो मुंबई कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं एकनाथ गायकवाड़ जी, मिनिस्टर हैं हमारी वर्षा गायकवाड़ जी और हमारे असलम शेख जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये लोग मिलके खूब अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और डे टू डे लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के साथ साथ में गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ है। और ये बनाने के साथ साथ में मुझे लगता है कि और एक 10 से 15 दिन के बाद में, अगर आपने देखा होगा तो चहल जी को लाने का भी एक प्रोसेस वही रहा है
कि पहले के कमिश्नर को हटाना और एक नए कमिश्नर को लाना, उसका भी एक वही उद्देश्य रहा है ताकि हम एकदम एक्टिवली लोगों को ला सकें और इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन लेवल। देखिए, आप कोई प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपका रेट सक्सेस का आपका बहुत कम होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे मुंबई प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं, ये खूब अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनके साथ में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, उत्तर भारतीय सेल की पूरी टीम अच्छी तरह से काम कर रही है। जहां पे जिसको जिस तरह की जरूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन करना, और इस तरह का काम हम अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। जैसे यशवंत सिंह से हमारी बात हुई, यशवंत सिंह का शुक्रिया न्यूज़ 13 में, और मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन आजिम के साथ देखते रहिए न्यूज़ 13।